Hello, let's begin the beginning of biology, a new series of class 11th, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग की पहचान कैसे करते हैं, कैसे किस बेसिस पर उसको डिसाइड करेंगे या उसको डिवाइड करेंगे या उसको एक ग्रुप में बांटेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग बीइंग को डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद में क्या क्या उसके अंदर फीचर आ जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में एक एक लिविंग बीइंग की जो कैटेगरी होती है वो सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है क्या, सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आ जाता है द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब कि हम लिविंग और नॉन लिविंग को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, जिसके अंदर दो फीचर आ जाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग को क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहला फीचर हमारे पास डिफाइनिंग फीचर और दूसरा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो सिर्फ लिविंग बीइंग में पाया जाता है, ओनली लिविंग बीइंग एंड ऑल लिविंग बीइंग विदाउट एक्सेप्शन, जो सिर्फ लिविंग बीइंग में पाया जाता है और सारे लिविंग बीइंग में पाया जाता है बिना किसी एक्सेप्शन के। वहीं पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो दोनों में पाया जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में और उनके अंदर भी एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन मैं आगे बताऊंगा। डिफाइनिंग फीचर के अंदर सबसे पहली हमारे पास फीचर आती है सेलुलैरिटी। सेलुलैरिटी बेसिकली देखो, हर एक लिविंग बीइंग पहचानने के लिए कि जैसे रॉक हो गया, ठीक है, रॉक तो हमें तो पता है कि ये क्या है, एक नॉन लिविंग बीइंग है, लेकिन कैसे पहचानेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम अलग करेंगे। ठीक है, देखो वो जो भी लिविंग बीइंग होगा, जो भी जिंदा चीज़ होगी उसके अंदर क्या होगा, सेलुलैरिटी होगी, मतलब सेल प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। क्या प्रेजेंट होंगे, सेल प्रेजेंट होंगे। रॉक के अंदर सेल है नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन लिविंग बीइंग हो गया। ठीक है, क्या ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर सेल होता है। ठीक है, एनिमल, एनिमल के अंदर भी सेल होता है। प्लांट, प्लांट भी सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हर एक एक जिंदा चीज या लिविंग बीइंग के अंदर सेल प्रेजेंट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलरिटी, और यही फीचर डिफाइन करती है लिविंग बीइंग को। कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, जैसे वायरस मान लो, ठीक है, वायरस भी लिविंग बीइंग के अंदर ही आता है। ठीक है, लेकिन हालांकि इसको वो आर एच विटेकर, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि आर एच विटेकर इसको डिफाइन नहीं करते हैं किसी भी कैटेगरी में, लेकिन फिर भी ये भी एक सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, कंप्लीट सेल नहीं होता है बट सेल होता है, इसी वजह से इसको लिविंग में भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर देखो क्या होता है, दो चीज़ होती है, एक हमारे पास रिएक्शन होता है। ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म, रिएक्शन और केमिकल। केमिकल, ठीक है, केमिकल हमारे पास दो टाइप की हो जाती है, जैसे कि हमारे पास केटाबॉलिज्म हो जाता है और एनाबॉलिज्म हो जाता है। ठीक है, केटाबॉलिज्म के अंदर हम ब्रेक डाउन करते हैं और एनाबॉलिज्म के अंदर हम जोड़ते हैं। केटाबॉलिज्म जैसे कि हमारे पास जिसमें ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि हमारे पास रिस्पायरेशन हो जाता है। ठीक है, के और एनाबॉलिज्म जैसे कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो जाती है, इसके अंदर हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और इसके अंदर हम खाने को तोड़ते हैं, इसके अंदर खाना बनाते हैं, इसके अंदर खाना तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ पर होता है, किसी एक बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जो कहाँ पर हों, किसी बॉडी के अंदर हों, उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और ये एक डिफाइनिंग फीचर होता है जो सिर्फ लिविंग बीइंग के अंदर पाया जाता है, कभी भी ये चीज़ रॉक के अंदर नहीं मिलेगी। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हमारे पास कॉन्शियसनेस होता है। कभी भी कोई लिविंग बीइंग होगा, हर एक लिविंग बीइंग क्या दिखाएगा, कॉन्शियसनेस दिखाएगा। वाइल रॉक जो होता है वो कभी भी कॉन्शियसनेस नहीं दिखाएगा। माउंटेन कभी भी इन्वायरमेंट के इफेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एक एक प्लांट हो गया, जैसे पिक्चर प्लांट होता है, ठीक है, जिसका मुंह ऐसे खुला हुआ होता है, उस पर आके कीड़ा बैठता है, ठीक है, और ये फिर बंद हो जाता है, तो ये भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई का क्या होता है, रिस्पांस देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जैसे एक सनफ्लावर होता है, ठीक है, सनफ्लावर जो होता है वो सन के हिसाब से अपने एंगल को रोटेट करता रहता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ रिस्पांस देना। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास ग्रोथ आ जाता है। चौथा पॉइंट क्या आ जाता है, ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर भी दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास ग्रोथ होता है एक्सट्रांजिक और एक होता है हमारे पास इंट्रांजिक। एक्सट्रांजिक और इंट्रांजिक, ठीक है,
अब देखो क्या होता है, एक्सट्रांसिक ग्रोथ वो होता है जो बाहर से हो, इंट्रांसिक ग्रोथ वो होता है जो अंदर से हो। एक्सट्रांसिक ग्रोथ वो होता है जैसे कि माउंटेन के ऊपर धूल मट्टी जमती चली जाती है और ये और बड़ा होता चला जाता है, उसी को एक्सट्रांसिक ग्रोथ बोलते हैं। और इंट्रांसिक ग्रोथ वो ग्रोथ होता है जो वो किसी के अंदर होता है, जैसे कि पहले पेड़ इतना छोटा होता है, फिर पेड़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, फिर पेड़ और बड़ा हो जाता है, तो ये अंदर से होता है, ठीक है। और इंट्रांसिक ग्रोथ सिर्फ लिविंग बीइंग के अंदर पाया जाता है, ये नॉन लिविंग बीइंग के अंदर नहीं पाया जाता। कभी भी पहाड़ अंदर से बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, हमेशा वो बाहर से ही बड़े होते हैं, उसके ऊपर धूल मिट्टी बाहर से ही जमती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हो जाते हैं जो कि सिर्फ लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं और ओनली लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। उसी तरह हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाते हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक में रखा गया क्योंकि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि इनफर्टाइल कपल, कपल इनफर्टाइल कपल हो गए। उसके बाद में म्यूल, जो होते हैं वो डंकी और हॉर्स के मेटिंग से बनते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ड्रोन बी ड्रोन बी जो वो हनी बी होती हैं उन्हीं के अंदर एक कैटेगरी होती है ड्रोन, जो कि सिर्फ किसमें, रिप्रोडक्शन में आती है, जो कि सिर्फ किसमें, वर्किंग में आती है, कभी भी वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं किसमें, डिफाइनिंग फीचर में। और इसीलिए ये रिप्रोडक्शन हर कोई लिविंग बीइंग करता है लेकिन सारे नहीं करते, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर में आ जाता है, इसी को मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ जाता है, इसको हम डिफाइनिंग फीचर में नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये क्या था, मेटाबॉलिक केमिकल था, ये क्या था, मेटाबॉलिक केमिकल था। मेटाबॉलिक केमिकल वॉइल, ये जो है ये हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। अगर कोई एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कोई केमिकल डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होती है, रिएक्शन होती है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को जो आउटसाइड द बॉडी होती हो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जो इनसाइड बॉडी में होती है वो मेटाबॉलिक केमिकल के अंदर आ जाती है। ये सारे लिविंग बीइंग के अंदर पाए जाते हैं। ये कुछ मतलब कुछ लिविंग बीइंग के अंदर बाहर होते हैं, कुछ के अंदर होते ही नहीं है, ये नॉन लिविंग के अंदर भी पाए जाते हैं, इस वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाती है। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग का फीचर है, सारे लिविंग बीइंग का फीचर नहीं है, ऑल लिविंग बीइंग का फीचर नहीं है, इसीलिए ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। और ग्रोथ, एक्सट्रांसिक ग्रोथ, इंट्रांसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर में और एक्सट्रांसिक ग्रोथ होते कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। अब एक पॉइंट आ जाती है कि लिविंग बीइंग क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा, तो इसको डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट आते हैं, एक हमारे पास थ्योरेटिकल और एक फिलोसफिकल। थ्योरेटिकल जो हम कॉपी में या किसी बुक में डिफाइन करके होता है, जिसको वो एक सिंपली एक आसान तरीके से हम बता सकते हैं कि ये नॉन लिविंग बीइंग का उल्टा होता है। मतलब कोई चीज़ जिंदा है, कोई चीज़ नॉन लिविंग बीइंग है, जैसे कि ये टेबल हो गया, ठीक है, ये चल नहीं सकता है, लेकिन लिविंग बीइंग चल सकता है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन के साथ। वहीं पर फिलोसफिकल वे क्या होता है, ठीक है, ये आंसर मांगता है फॉर द पर्पज ऑफ लाइफ, किसके लिए, कि जिंदगी का क्या पर्पज है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं। यही हमारे पास फिलोसफिकल वे आ जाता है, ठीक है। अब इतनी चीज़ पता चल गई हमें कि मतलब लिविंग बीइंग क्या, मतलब को कैसे पता करेंगे कि ये लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है। अब जब हमें लिविंग बीइंग को पता चल गया कि ये लिविंग बीइंग क्या होता है, ठीक है, कैसे पता करेंगे, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे उनके नेमिंग को, मतलब उनको नाम कैसे देते हैं, ठीक है, लिविंग बीइंग को। उसी प्रोसेस को बोला जाता है टेक्सोनोमी एंड नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बीइंग। टेक्सोनोमी एंड नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बीइंग एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसको हम देते हैं, किसी भी लिविंग बीइंग के नाम को दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। क्या एक प्रोसेस आता है जिसको हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर हमारे पास सबसे डाउन में स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और फिर किंगडम आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है। उसके बाद में ये
एक असेंडिंग ऑर्डर होता है जहाँ पर हम स्मॉलर से बिगर की तरफ जाते हैं। स्पीसीज एक छोटे लेवल की इंफॉर्मेशन होती है। ये पूरी चीज़ एक एक ऑर्गेनिज्म की या एक किसी सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन होती है जो वो हम बताते हैं स्मॉलर टू बिगर की तरफ जाकर, ठीक है, स्पीसीज टू किंगडम की तरफ जाकर, जहाँ पर जब कॉमन कैरेक्टर जो होता है वो ऊपर जाने पर डिक्रीज होता है और जनरल कैरेक्टर ऊपर जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। क्या है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी में जाएंगे ग्रेटर इज द डिफ़िकल्टी टू डिटरमाइन, मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ यहाँ तक चलते जाएंगे हमें उस ऑर्गेनिज्म को पहचानना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, उसको डिफाइन करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इसका टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होता है, ठीक है। उसके अंदर हम एक टर्म या ट्रिक यूज़ करते हैं जो हमेशा हर एक उसमें पाया जाता है। फैमिली के लिए हम यूज़ करते हैं AAC और डे, और ऑर्डर के लिए हम एल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्लांट किंगडम की टेक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लांट किंगडम के अंदर देखो हमारे पास क्या आ जाता है, एंजियोस्पर्मिया, ठीक है। ये क्या है, इसका डिवीज़न है। एंजियोस्पर्मिया क्या है, डिवीज़न है। यहाँ पर देखो एक टर्म होता है फाइलम, फाइलम एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है, और हमारे पास डिवीज़न होता है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो प्लांट किंगडम के अंदर हमने प्लांटी पढ़ा, ठीक है। प्लांटी क्या है, एक टाइप का किंगडम है। उसके अंदर हमारे पास एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, टेरिडोस्पर्म, ब्रायोस्पर्म और एल्गी, मतलब जिम्नो, टेरिडो, ब्रायो और एल्गी, ये क्या आ जाते हैं, उसके डिवीज़न आ जाते हैं। और एनिमल के केस में यही क्या हो जाएंगे, फाइलम हो जाएंगे, ठीक है। क्या है, इस एंजियोस्पर्मिया के केस में एंजियोस्पर्मिया हमारे पास दो टाइप का होता है जिसको हम डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन बोलते हैं। डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन क्या है, हमारे पास क्लास है। किसका क्लास है, एंजियोस्पर्मिया का क्लास है, ठीक है। एंजियोस्पर्मिया का क्लास है। वहीं पर हमारे पास आ जाता है पॉलीमोनल्स और स्पेंडेल्स, ये दोनों ऑर्डर है किसके, ये डाइकोटिलीडन के। वहीं पर पोहेल्स ऑर्डर है किसका, मोनोकोटिलीडन्स का, ठीक है। फिर कॉन्वोलेसी, देखो ये टर्म यूज होता है AC, ठीक है, कि और सोलोनेसी, कॉन्वोलेसी और सोलोनेसी किसकी फैमिली है, पॉलीमिनेल्स की। एनाकार्डियसी किसकी फैमिली है, स्पेंडेल्स की। पोएसी किसकी फैमिली है, पोहेल्स की, ठीक है। फिर हमारे पास धतूरा, पिट्यूनिया और सोलेनम, ये जीनस किसके हैं, कॉन्वोलेसी और सोलोनेसी के, ठीक है। मैंजीफेरा किसका फैमिली है, एनाकार्डियेसी का। टेरिकार्डियम किसकी फैमिली है, पोहेसी का। और टेरिकार्डियम क्या है, एक जीनस है, ठीक है। वहीं पर हमारे पास ट्यूबरोसम, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में पोटैटो बोलते हैं, मेलनजियना जिसको हम ब्रिंजल बोलते हैं, और निगरम वाइल्ड हर्ब्स विथ स्मॉल ब्लैक बेरीज, ये सब किसकी जीनस हैं, हमारे पास धतूरा, पिट्यूनिया और सोलेनम की, ठीक है। इंडिगा जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में मैंगो बोलते हैं, ये किसकी ये जीनस है, हमारे पास मैंजीफेरा की। और एस्टीबियम जिसको हम पूरा नाम से ट्राइकियम एस्टीबियम, ट्राइकियम एस्टीबियम पढ़ते हैं, वीट बोलते हैं, ठीक है। क्या, अब देखो यहाँ पर एक टर्म आता है बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जीनस, ठीक है, प्लस स्पीसीज, जिसको दिया था हमारे पास किसने, कार्ल्स लीनियस ने, ठीक है। क्या इसके अंदर एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि जैसे कि हमारे पास ये वाला टर्म टर्म आ जाता है, ट्राई टी कम एस टी वीएम, ठीक है, ट्राइटिकम एस्टीवियम, ठीक है। ये इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, वीट होता है, ठीक है। जहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाता है, जीनस, और ये हमारे पास क्या हो जाता है, एस्टीवियम, स्पीसीज हो जाता है। ये हमारे पास जीनस आ जाता है, ठीक है, ये हमारे पास जीनस आ जाता है, और एस्टीवियम हमारे पास स्पीसीज आ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसी तरह हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इसको भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हम बोल सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका,
मैंजीफेरा इंडिका, इस पूरे टर्म को क्या बोला जाता है? मैंगो बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल से मैं बता दे रहा हूँ कि ये हमारे पास स्पीसीज़ में इंडिका स्पीसीज़ में, मैंजीफेरा जीनस में, एनाकार्डियेसी फैमिली में, स्पेंडेल्स हमारे पास ऑर्डर में, और डाइकोटिलीडन क्लास में, उसके बाद में एंजियोस्पर्मिया डिवीज़न में, और प्लांटी हमारे पास किंगडम में आ जाता है। ये किस चीज़ का होता है? मैंगो का होता है। ठीक है, वहीं पर अगर वीट का देखना होता है तो एस्टीबियम स्पीसीज, ट्राइकियम जीनस, पोहेसी फैमिली, पोहेल्स ऑर्डर, मोनोकोटिलीडन क्लास, उसके बाद में एंजियोस्पर्मा डिवीज़न, और प्लांटी उसका किंगडम आ जाता है। ठीक है, सेम एज एनिमल किंगडम के साथ भी होता है। एनिमल किंगडम के अंदर हमारे पास दो ग्रुप बांटे जाते हैं, एक हमारे पास कॉर्डेट होता है, एक नॉन कॉर्डेट होता है। ठीक है, कॉर्डेट जो होता है वो फाइलम के अंदर आता है, और नॉन कॉर्डेट हमारे पास किसके अंदर आता है? फाइलम के अंदर आता है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? फाइलम होते हैं। ठीक है, वहीं पर हमारे पास कॉर्डेट के अंदर मेमेलिया आता है जो कि एक क्लास होता है, और ईयर नॉन कॉर्डेट के अंदर इंसेक्टा आता है जो कि क्लास होता है किसका? नॉन कॉर्डेट का। मेमेलिया जो होता है वो कॉर्डेटा का फाइलम होता है। ठीक है, मेमेलिया के अंदर हमारे पास कार्निवोरा और प्राइमेटा आते हैं जो कि ऑर्डर होते हैं। कार्निवोरा के अंदर फिलेडिया और कॉनिडिया आता है जो कि फैमिली होती हैं, और प्राइमेटा के अंदर फैमिली आती है होमिनिडिया। ठीक है, वहीं पर हमारे पास फिलीडिया के अंदर पेंथेरा और फेलिस जो होती है वो किसकी फैमिली होती है? कैट की फैमिली। और पेंथेरा जो होता है ये दोनों किसकी फैमिली होते हैं? कैट की फैमिली होते हैं। कैनिस डॉग की फैमिली होता है। ठीक है, क्या ये दोनों जीनस के अंदर आते हैं। और टाइग्रिस, पार्डस, लियो, तो ये सब हमारे पास किसके जीनस हो जाते हैं? पार्डस, पेंथेरा और फेलिस के। ठीक है, कैनिस के जो जीनस होते हैं वो हमारे पास फेमिलिरिस, ऑरियस और ल्यूपस। ठीक है, इसके कॉमन नेम दिए हुए हैं, ये आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल तौर से इसको बताता हूँ। ठीक है, ये देखो ह्यूमन की टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को ह्यूमन की टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को ह्यूमन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस। तो ये सैपियन जो हो जाता है वो क्या? स्पीसीज। उसके बाद में होमो उसका जीनस, फिर होमिनिडिया उसकी फैमिली, प्राइमेटा उसका ऑर्डर, मेमेलिया उसका क्लास, और फाइलम उसका कॉर्डेटा, फाइलम उसका कॉर्डेटा, और एनिमिलिया उसका किंगडम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है। वहीं पर हाउस फ्लाई की डोमेस्टिका, म्यूस्का, म्यूसीडिया, डिप्थेरा, इंसेक्टा, नॉन कॉर्डेटा और एनिमिलिया, ये फैमिली ट्री होती है किसकी? ये हाउस फ्लाई की। ठीक है, इस तरह हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि मतलब नेमिंग कैसे करेंगे, मतलब क्या क्या ऑर्डर यूज़ करेंगे, कैसे कैसे नेमिंग। तो अभी तक दो चीज़ सीख चुके हैं। सबसे पहले हमने सीखा है कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग को कैसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, कि क्या बेसिस होगा क्लासीफाई करने का, उसके अंदर डिफाइनिंग फीचर। हमने अभी तक दो चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग को कैसे क्लासीफाई करेंगे। उसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर को और डिफाइनिंग फीचर को। ठीक है, उसके अलग अलग फीचर के बारे में पढ़ा है। फिर हमने दूसरी पॉइंट पढ़ी है कि ये जब हमें लिविंग बीइंग पता चल गया कि क्या होता है, उसके नोमेनक्लेचर को पढ़ा है, नेमिंग के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जिसके अंदर हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ी है, ये किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, ऑर्डर, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद में मेरे पास क्या आ जाता है? जब नोमेनक्लेचर और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है। किस किस के बारे में? प्लांट और एनिमल की टेक्सोनॉमिकल हायरार्की या नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासीफाई किया है लिविंग वर्ल्ड को, मतलब इतना वास्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो कैसे पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किस कैटेगरी में आता है? उसको याद भी करना होगा। ठीक है, इसलिए हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो साइंटिस्ट क्लासीफाई करना शुरू कर देते हैं प्री हिस्ट्री से, मतलब बहुत पहले से। ठीक है, क्या एक हमारे पास आ जाते हैं अरिस्टोटल। ये फर्स्ट हु गेव साइंटिफिक अप्रोच टू क्लासीफाई, सबसे पहले इन्होंने ही ये क्लासीफाई करना शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने प्लांट को और एनिमल को, देखो अप्रोच करना इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था, और धीरे धीरे बढ़ते गए थे। हम हिस्ट्री हमेशा इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें
बेस पता चल सके, ठीक है। बिना बेस के हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, डायरेक्ट हम मॉडर्न थ्योरी को नहीं पढ़ सकते हैं, पहले हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ये हालांकि वो गलत हो सही हो हमें उससे मतलब नहीं होता, बस हमें उसको पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्लासीफाई किया था प्लांट को 3 ग्रुप के अंदर, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के अंदर, छोटे पेड़, उससे बड़े पेड़ और एकदम बड़े पेड़, ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के अंदर। वहीं पर एनिमल को उन्होंने क्लासीफाई किया था इनेमिया और एनेमिया के अंदर। इनेमिया वो एनिमल होते हैं जिनके पास आरबीसी या लाल खून होता है, ठीक है, और एनीमिया वो होते हैं जिनके पास आरबीसी नहीं होता है, ठीक है। उनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो मार्फोलॉजी था। मार्फोलॉजी मतलब उन्होंने बाहर से ही देख के बताया था कि हाँ ऐसे ऐसे ग्रुप में बांटा जा सकता है, ठीक है। फिर एक साइंटिफिक अप्रोच देने वाले जो साइंटिस्ट आए थे जिनको कार्ल लिनियस बोला जाता है, जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, जिसके अंदर स्पेसिफिक जीनस प्लस स्पेसिफिक कंसीडर किया जाता है। उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिन्होंने बताया था प्लांटी और एनिमिलिया को। इन्होंने प्लांटी के अंदर क्या क्या रखा था, बैक्टीरिया को रखा था, फंजाई को रखा था, एल्गी को रखा था, ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा था, अदर प्लांट के अंदर जैसे कि हमारे पास ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया एंजियो एल्गी हो गई, उसके बाद में एंजियोस्पर्मा और जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये अदर प्लांट के अंदर आ जाते हैं। वहीं पर एनिमिलिया के अंदर हमारे पास क्या रखा था, प्रोटोजोवन, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, ठीक है। तो ये कार्ल लिनियस की 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। फिर आंस हैकल आए, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने प्रोटेस्टा को अलग किया, जो कि कार्ल लिनियस ने प्रोटेस्टा को किसमें, एनिमल में इंक्लूड किया था, और आंस हैकल ने इसको अलग एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एक अलग किंगडम दे दिया है, ठीक है। किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब के हिसाब से उन्होंने एक अलग किंगडम दे दिया है प्रोटेस्टा को, ठीक है। और 3 किंगडम में बांटा है, प्रोटेस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। उसी तरह हमारे पास कोपलैंड आते हैं जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और मोनेरा बैक्टीरिया को उन्होंने अलग कर दिया था, ठीक है। ठीक है, बाकी ये तीनों कार्ल लिनियस के और आंस हैकल के क्लासिफिकेशन थे। मोनेरा को अलग कर दिया है, ठीक है, कि मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया आ जाते हैं उनके अंदर। फिर लास्ट हमारे पास RH विटेकर आते हैं। RH विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जो आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। RH विटेकर ने ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जो आज के टाइम हम पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने फंजाई को एनिमिलिया से अलग कर दिया था, ठीक है। और इन्होंने दिया था मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है। मॉडर्न साइंस में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनको कार्ल शूल्स बोला जाता है, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था बैक्टीरिया के सेल वॉल के DNA को देखकर, ठीक है। और उन्होंने इन्हीं 6 किंगडम को क्लासीफाई कर दिया था 3 डोमेन में। वो डोमेन था कौन कौन सा, बैक्टीरिया था, आर्चे बैक्टीरिया था और यू बैक्टीरिया था, ठीक है। क्या सबसे पुराना आर्चे बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया था, आर्चे बैक्टीरिया और यूकेरिया के अंदर उन्होंने क्या क्या रखा था, फंजाई को, प्लांटी को, फंजाई को, प्रोटेस्टा को और एनिमिलिया को, ठीक है। अब हमारे पास एक टेबल आता है, टेबल ऑफ कैरेक्टर ऑफ 5 किंगडम, 5 किंगडम के कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये देखो, सिंपल मैं लाइन लाइन से बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास कैरेक्टर, हमारे पास सेल टाइप मतलब उसके अंदर प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, यूकैरियोटिक जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। क्या तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। इसको कोपलैंड ने ढूंढा था, इसको आंस हैकल ने ढूंढा था, इसको RH विटेकर ने ढूंढा था और इसको किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने, ठीक है। वहीं पर सेल टाइप में मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट होता है और मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट होता है, प्रोटेस्टा के अंदर यूकैरियोट, फंजाई के अंदर यूकैरियोट, प्लांटी के अंदर यूकैरियोट और एनिमिलिया के अंदर यूकैरियोट होता है, ठीक है। सेल वॉल की बात करते हैं, मोनेरा के अंदर नॉन सेल्यूलोजिक होता है, प्रोटेस्टा के अंदर किसी में अंदर प्रेजेंट भी होता है, किसी में एब्सेंट होता है, ठीक है। एक फंजाई के अंदर काइटेन होता है, काइटेन का सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांटी के अंदर सेल्यूलोजिक का सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वहीं पर एनिमिलिया के अंदर सेल वॉल होता ही नहीं है।
ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो मोनेरा के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर वहीं पर प्रोटेस्टा के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये यूकैरियोटिक होते हैं। बाकी जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर, सबके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वहीं पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, 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 और ये तीनों मल्टीसेलुलर और ये यूनिसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। कि ये वास्ट वेराइटी शो करते हैं। इनके अंदर ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक, फोटो कीमो ऑटोट्रॉपिक सारे पाए जाते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटेस्टा के अंदर हमारे पास ऑटो और हेटेरो दोनों होता है। फंजाई के अंदर हेटेरो और सेप्टो होता है। सेप्टोफाइटिक, वहीं पर प्लांटिक के अंदर सिर्फ ऑटोट्रॉपिक होता है। एनिमल के अंदर हेटेरोट्रॉपिक और होलोजॉइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ये टेबल याद कर लेना। उसके बाद में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसको हम किंगडम मोनेरा बोलते हैं। अब हम इसके आगे एक एक चैप्टर पढ़ेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर। मोनेरा, प्रोटेस्टा, अलग अलग वीडियो के अंदर मोनेरा पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो के अंदर प्रोटेस्टा पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो के अंदर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमिलिया। उसके बाद में रेस्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ क्लास 11। ठीक है, तो यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।